अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह VITV 91.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, VITV 91.2 एक अनोखा प्रोग्राम है जहां पर आपको 1 घंटे में 4 अलग अलग विषयों पर 4 अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा जानने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ये पहला कदम होगा। दोस्तों, VITV 91.2 के अलावा महीने में 2 बार अल्टरनेट संडे सुबह 11 से 3:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव मेगा शो लेकर आता है। एक छोटी सी झलक मैं आपको हमारे आने वाले ऑनलाइन लाइव मेगा शो की देना चाहता हूं, जो कि 31 मई 2020 रविवार के दिन आने वाला है। और वो झलक ये रही आपके सामने। मैं दादा साहब शेवाणी आपके सामने आ रहा हूं ये वीडियो के थ्रू VITV माध्यम से। हमारा अगला मेगा शो 31 मई 2020 रविवार के दिन होने वाला है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। In order to live a beautiful life which God has given to us, फाइनेंशियल प्रोफेशनल ने गणेश जी के रूप को समझ लिया तो संभवतः वो मार्केटिंग का बादशाह हो सकता है। एक कस्टमर को आप ऐसे 7 लेवल्स पे आप लेके जा सकते हो, जिसको हम कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी लैडर। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक है तो आप एक समय में कई काम कर सकते हैं। करीबन 100 लोगों से बात करके उनका इंटरव्यू लेके मैंने आपके सामने आ रहा हूँ। जब सुबह मैं मार्केट जा रहा था, मेरे सामने एक अंडा वाला था। एक गाड़ी आ गई और उसके सारे अंडे को टकराई और अंडे नीचे गिर गए। दोस्तों, उनके इन एक्सपीरियंस को, उनके इस नॉलेज को, उनके इस ज्ञान को इस बार हम और भी अच्छी तरह और भी सुंदर तरीके से आपके सामने पेश करने वाले हैं। मार्केटिंग मंत्रा थ्रू गणेशा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। चलो दोस्तों, जल्दी इस बारे में बात करेंगे। मैं आपके सामने आ रहा हूँ 31 मई को, तो दिल थाम के बैठिए। मैं आ रहा हूँ आपके बीच। तो क्या आप तैयार हो? तो जरूर देखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं 31 मई 2020 रविवार के दिन। .2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। 91.2 के इस प्रोग्राम में अगले 1 घंटे में आपके सामने 4 स्पीकर होंगे। किस स्पीकर ने आपको सबसे ज्यादा ज्ञान दिया या मोटिवेट किया, हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा लिखकर जरूर भेजना। तो दोस्तों, 91.2 में आज सबसे पहले आने वाले हैं पूना से मिस्टर प्रदीप नालावड़े। एक इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा है और एक इंसान जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। बताइए जरा कि ज्ञान लेना हो तो कौन दे सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं। ज्ञान तो दोनों दे सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इंसान हमें सही और सटीक ज्ञान दे सकता है। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर प्रदीप नालावड़े जी को, जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और पूना से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस को ये रन करते हैं। प्रदीप जी वेल्थ कॉन्सेप्ट इस विषय पर बात करने वाले हैं, जो कि एक प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल एडवाइजर के बहुत काम आएगा। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में ना? होना ही चाहिए, क्यों नहीं। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम खुद भी मजे में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी मजे में रखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मेरा टॉपिक, वेल्थ कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक के ऊपर बात करने के पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके जो भी क्लाइंट है उनको 4 हिस्सों में बांट दीजिए, या उनके 4 ग्रुप कीजिए। एक है लोअर मिडिल क्लास,
फिर मिडिल क्लास, देन अपर मिडिल क्लास, या हम लोग कभी उसको HNI भी बोलते हैं, और चौथा कैटेगरी आता है सुपर रिच पीपल। अभी ये क्लासिफिकेशन क्यों करना है, वो क्लासिफिकेशन समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी ये लोअर मिडिल क्लास जो है, इनका जो इनकम लेवल है ये रहेगा करीबन 20,000 से 35,000 रुपये पर मंथ। ये बहुत ज़्यादा बजट नहीं बना सकते आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, लेकिन आप उनकी लायबिलिटी कवर करो और कोई एक छोटा सा गोल सेट करो उनके लिए कि आपकी बच्ची की शादी के लिए पैसा आपको इकट्ठा करना है, या आपको कोई घर लेना है, या जो आपका लड़का लड़की जो भी है उसके एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए पैसा चाहिए। वो एक आध पॉलिसी आपसे लेंगे और ज़िंदगी भर उसका पैसा भरते रहेंगे। इनको है ना आपने कभी डिच नहीं करना है, क्योंकि जो पैसा वो पॉलिसी का भर रहे हैं ना, जो आपने उनको पॉलिसी सेल करते टाइम बताया है वो उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा। मैंने मेरे क्लाइंट को 20 साल पहले एक पॉलिसी बेची थी और उसको ये बोला था कि आपका बच्चा जब भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा तभी आपको 20,000 मिलेगा, जब 5th स्टैंडर्ड में जाएगा तभी वापस 20,000 मिलेगा, वो 10वीं पास होगा तभी उसको 20,000 मिलेगा, और जब उसकी शादी करने की नौबत आएगी तभी आपको इतना इतना पैसा मिलेगा। ही वॉज वेरी हैप्पी। जब भी पैसा मिलता था ना वो बहुत खुश होता था कि यार बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया, आपने 20,000 दे दिया, यार बच्चा 5th स्टैंडर्ड में गया, आपने मेरे को 20,000 दिया। गलती से वो लड़का 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया। मैं बोला साहब आपके बच्चे का कमिटमेंट फेल हो गया, लेकिन मेरा कमिटमेंट फेल नहीं हुआ। मजाक की बात छोड़ो, लेकिन जो प्लान मैं वेल्थ कॉन्सेप्ट के थ्रू या ऐसे भी बेच रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है मिडिल क्लास। ये कैटेगरी को सेल करते टाइम थोड़ा ध्यान रख के सेल करना चाहिए, बिकॉज दीज आर एजुकेटेड पीपल, और आपकी कभी भी खटिया खड़ी कर सकते हैं अगर आपने मिस सेलिंग किया है। ये लोग आप जो बोल रहे हो सुनेंगे सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे या दूसरे एजेंट के पास जाके, वो क्रॉस चेक करेंगे और सही लगा तो ही वो पॉलिसी लेंगे, या जो कॉन्सेप्ट आपने बोला है वो लेंगे आपसे। और एक चीज़ है, ये जो मिडिल क्लास कैटेगरी है कभी भी अपर मिडिल क्लास या सुपर रिच कैटेगरी में जा सकती है, तो आप उनको बहुत ध्यान से संभालना चाहिए। तीसरी कैटेगरी आती है अपर मिडिल क्लास या HNI। इनको आप बड़ा पॉलिसी सेल कर सकते हैं, और अगर साल में 5-10 पॉलिसी भी HNI में आपने बेची तो आपका MDRT या जो भी गोल है वो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इनको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और वो हिट या क्लिक होना चाहिए, तो ही वो पॉलिसी लेंगे आपसे। चौथी कैटेगरी आती है सुपर रिच पीपल। इनको इंश्योरेंस से या कोई लायबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं रहता। आपने अगर समझो उनको कंसेप्ट कन्विंस कर दिया, वो 1 करोड़ की भी पॉलिसी लेंगे, 10 करोड़ की भी लेंगे और 20 करोड़ की भी लेंगे, लेकिन वो कंसेप्ट हिट होना चाहिए। और फॉर दैट यू हैव टू बी इन द हार्ट ऑफ दैट क्लाइंट। ऐसे क्लाइंट बहुत ज़्यादा नहीं रहते किसी भी एजेंट के पास। साल में या 2 साल में या 4 साल में एक आध पॉलिसी आप बेच सकते हैं सुपर रिच लोगों को, लेकिन उसके लिए आपको वो टाइप का वेल कॉन्सेप्ट डेवलप करते आना चाहिए। मैं अभी एक 2-4 एग्जांपल बोलता हूँ कि वेल कॉन्सेप्ट लोगों तो कैसे बनाना चाहिए और कैसे पहुंचाना चाहिए। छोटा मैसेज बनाओ, उसको व्हाट्सएप पे भेजने के बजाय सादा SMS में भेजो। जैसे कि सालाना मैं दिन का 500 रुपया पे करो 16 साल के लिए, आपको 25 साल के बाद 1 करोड़ मिलेगा। या तो साल का 1 लाख रुपया पे करो, 15 साल के बाद जिंदगी भर मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा और एंड में 1 करोड़। या अगर समझो बच्चों के लिए या बच्ची के लिए अगर समझो कुछ करना है कि 2,000 रुपया महीने का दे दो, आपको 25,000 रुपया बेटी को उसके जन्मदिन के लिए आप जिंदगी भर देते रहेंगे, और 25 लाख रुपया उसको जब चाहिए।
कॉन्सेप्ट ऐसा बनाओ कि अगर उसके ऊपर अगर समझो कोई क्वेरी आती है ना, उसका जवाब आपको फटाक से देते आना चाहिए। मैंने जो 500 रुपए वाला कॉन्सेप्ट बोला ना, अगर कोई बोला यार सर 500 बहुत ज्यादा होता है, मेरा बजट 100 रुपया है, तो उसको आपको रिप्लाई इमीडिएटली करते आना चाहिए। मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए, आपका होमवर्क एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप या तो उनको बोलो सर 100 रुपया क्यों, आप 125 का बजट रखो ना, मैं 25 लाख दूंगा आपको। या कोई 200 बोलता है तो बोलो 250 का बजट रखो ना सर, मैं आपको 50 लाख दूंगा। या 200 रुपए के लिए कितना पैसा मिलेगा वो आपको उनको फटाक से बोलते आना चाहिए। अगर उसमें टाइम आप लेंगे तो आपका सेल गड़बड़ होने का चांस। 1000 मैसेज आप भेजेंगे ना, आपको 100 लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा, 2 या 4 के ही आएंगे। लेकिन यू हैव टू बी अलर्ट फॉर रिस्पॉन्डिंग देम। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। 2012 में जीवन तरंग पॉलिसी चालू थी, आप सबको याद रहेगा। मैंने ये चारों कैटेगरी के लिए एक SMS बनाया था, मुझे साल का 1 रुपया दे दो, 20 साल के बाद मैं आपके 20 रुपये वापस दूंगा आपको, और तो और 1.25 रुपया हर साल, और आखिर में जब आप 100 साल के हो जाओगे आपको और एक बार 20 रुपया दूंगा। मेरे को 700-800 मैसेज भेजने के बाद एक ही आदमी का रिप्लाई आया, मैं अगर 1 लाख रुपए दूंगा तुमको तो मैंने 2 ही वर्ड का रिप्लाई दिया था उसको, सेम प्रपोर्शन। और 1 करोड़ दूं तो सेम सिंगल वर्ड रिप्लाई। सर 2012 में मैंने 1 करोड़ प्रीमियम की पॉलिसी खाली ये वेल कॉन्सेप्ट के SMS में बेची। पॉलिसी अभी भी चालू है, 9 प्रीमियम भरे, अभी सिर्फ 11 बचे। तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि आप खुद जो भी अपने प्रोडक्ट है या किसी गुरुजी से आप सीखते हो, आप खुद मैसेज बनाओ। अगर कहीं से आप बोरो करते हैं ना, तो फिर उसका होमवर्क करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर समझो किसी का वापस क्वेरी आता है तो क्वेरी का रिप्लाई फटाक से आपको देते आना चाहिए। अगर उसको रिप्लाई दे नहीं सकते या देर करते हो तो सेल होने का चांस कम हो जाएगा। जितना लेट करेंगे उतना सेल होने का चांस कम होगा। तो आप खुद उसका स्टडी करो या खुद बनाओ। इसका फ्रीक्वेंसी की भी बात करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। साल में 5 या 6 बार ऐसे मैसेजेस अपने क्लाइंट को भेजने चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी तो क्लाइंट ध्यान देना बंद कर दे। कोई तो ऐसा मौका ढूंढिए कि समझो दिवाली खत्म हो गई, अभी सब शांति है, एक मैसेज छोड़ दो। या जनरली जनवरी, फरवरी, मार्च में लोग टैक्स के लिए कुछ करते हैं, वो टाइम पे एक मैसेज छोड़ दो। ऐसा कोई तो एक ऑकेजन पे, अभी ये वुमेंस डे रहता है मार्च में, वो टाइम पे लेडीज़ के लिए कुछ मैसेज छोड़ दो। तो ऐसे कोई मौके पे छोड़ेंगे और कम फ्रीक्वेंसी में छोड़ेंगे ना, तो उसका इफेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने बहुत बार ये ट्राई किया है और मुझे सक्सेस मिला है। अभी और एक चीज़ बोलता हूँ आपको, ये ऐसे टाइप के जो मैसेज आप भेजते हैं ना, तो इसका है ना होमवर्क बहुत जरूर पक्का होना चाहिए। और इसमें क्लाइंट को सेल करते टाइम भी और बाद में भी कभी भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अगर मिस सेलिंग हो गया या ऐसे टाइप का कुछ हो गया तो आपका कस्टमर बेस जो है उसके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो बी केयरफुल वाइल सेंडिंग द मैसेजेस एंड बी केयरफुल वाइल सेलिंग द पॉलिसी। यहाँ पे एक चीज़ और की कि प्रोडक्ट के नाम का कभी भी मेंशन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट तो हर कोई बेचता है, फिर बाकी लोगों में और आपके में फर्क क्या है? तो बेटर नॉट टू अटर अ सिंगल वर्ड अबाउट प्रोडक्ट। आपका जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट के बारे में बात करो, आपका सेल पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, शायद मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अभी ये लॉकडाउन के दिन में तो ये मैसेज भेजना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो रुके किसके लिए हो, ट्राई करो, अच्छा सा मैसेज बनाओ और भेज दो आपके क्लाइंट को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। पहली बार 2 वर्ड्स
सेम प्रपोर्शन, दूसरी बार एक वर्ड सेम, और घर बैठे बैठे 1 करोड़ का प्रीमियम। दोस्तों, इससे बड़ा सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या किसी ने आपको दिया? टाइप ऑफ कस्टमर, और उनके टाइप के हिसाब से हमें उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में प्रदीप जी आपने बहुत ही सुंदर और आसान शब्दों में बताया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, BITV का प्लेटफॉर्म अब बढ़ रहा है। यकीन मानिए, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक बहुत सारे लोग BITV के साथ जुड़ रहे हैं। क्या आप भी एज ए स्पीकर BITV के साथ जुड़ना चाहते हैं? BITV के साथ एज ए स्पीकर जुड़ने के लिए आपको एक कामयाब प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल प्लानर होना ज़रूरी है। कामयाब फाइनेंशियल प्लानर की हमारी डेफिनेशन ये है कि एज ए फुल टाइम प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल प्लानर आपका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का होना चाहिए। आपका एक ऑफिस होना चाहिए और कम से कम 3 स्टाफ होने चाहिए, और आपकी मंथली इनकम 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो हमें 9930301257 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बताइए कि हमारे इन सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट पर आप BITV के प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहते हैं। आप मेहनत कीजिए, कंटेंट बनाइए, ऑडियंस हम आपको देंगे। 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि BITV ये चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स का चैनल है। प्रदीप जी ने फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया। अब जो हमारे अगले स्पीकर हैं, इनका नाम मिस्टर प्रशांत छाजेड़ है। हमें इंश्योरेंस सेलिंग के लिए ई प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। मिस्टर प्रशांत एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को ये महाराष्ट्र के जलगांव से करते हैं। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर प्रशांत छाजेड़ को और उनसे ई प्रॉपर्टी ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। मिस्टर प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले मैं आपको मेरे शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो उम्र के 15 साल से ही मैं काम में लग गया। पारिवारिक स्थिति काफी नाजुक होने की वजह से मुझे काम करना बहुत जरूरी था। मेरी मम्मी भी रसोई का काम करती थी। मैं उम्र के 18 साल में पहुंचा, उस समय मेरा एजुकेशन 11वीं हुआ था। अतिरिक्त आय के लिए मैं LIC ऑफिस गया और वहां पर मैं विकास अधिकारी इनको मिला। इन्होंने कहा आपको 10वीं बेस पे LIC की एजेंसी तो मिल जाएगी, पर आपको ये 15 रुपए का चलन भर दो और आपकी एजेंसी हो जाएगी। मैंने सर से कहा कि मेरे पास 15 रुपए तो नहीं है। तब उन्होंने अपनी जेब से वो 15 रुपए दिए और मेरी एजेंसी फाइनल की। उस समय कोई भी IRDA की एग्जाम वगैरह नहीं होती थी। 1997 की एजेंसी 2003 तक एज अ कोटा एजेंट बोल के चल रहा था, काम चल रहा था। कोटा एजेंट में 12-12 पॉलिसीज करना, क्वार्टरली पॉलिसीज करना, हाफ ईयरली करना, ये हिसाब से काम हो रहा था। 31 मार्च 2003 को मैं सर के पास गया और सर ने मुझे कहा, प्रशांत आज एक न्यू जीवनश्री पॉलिसी बंद हो रही है, क्या आपके पास ऐसे कोई कस्टमर्स हैं जिनके पास हम लोग साथ में चलते हैं और ये पॉलिसी हम लोग सेल कर सकते हैं। मैंने सर से कहा कि वो पॉलिसी कितने की होती है, तो सर ने मुझे कहा वो पॉलिसी 5 लाख की होती है। मैंने सर को कहा कि आज तक मैंने सबसे बड़ी पॉलिसी सिर्फ 3 लाख की बेची है, वो भी मेरे भाई की बीमा किरण पॉलिसी। अब 5 लाख की पॉलिसी कौन लेगा? सर ने कहा कोशिश करने में क्या हरकत है। हम लोग अपने जो नियरर डियरर है इनके पास गए, 4 लोगों के पास, और उस दिन मेरे नसीब काफी अच्छे थे।
4 लोगों के पास गए, चारों लोगों ने 5-5 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली और उससे मुझे 1,28,000 रुपए प्रीमियम आया। वह दिन मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद जो पहले काम करते थे वो सारा ब्रेक कर देना है और आज के बाद सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम LIC का काम करना है। मित्रों, काम निरंतर करते रहा। 15 दिसंबर 2005 को मेरा आधा MDRT 50% कमीशन पूर्ण हो चुका था और 15 दिनों में 50% लाना था। सर ने मुझे कहा कि प्रशांत 15 दिन बचे हैं, MDRT पूर्ण करना है। मैंने सर को कहा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, जो चीज 11.5 महीने में नहीं हुई वो 15 दिन में हो जाएगी। सर ने मुझसे कहा कि हम लोग इसके लिए कुछ करते हैं। सर ने अपने सारे टीम मेंबर्स को बुलाए, सारे एजेंट्स को बुलाया और वहां पे टीम की फाउंडेशन किया और एक टीम बनाई जिसका नाम रखा टीम 1 कंसल्टेंट। और सर ने सभी एजेंट्स को अपील की कि प्रशांत को इस साल हमें कोई भी हालत में MDRT करना है। प्रशांत मार्केट से सिर्फ बिजनेस लाएगा, बाकी सारा काम आप लोग करोगे। जैसे प्रपोजल फॉर्म भरना है, पार्टी का मेडिकल करवाना है या पार्टी को मेडिकल के लिए लेके जाना है या प्रपोजल रजिस्टर करवा के डिवीजन ऑफिस या जोनल ऑफिस लेके जाना है, ये सारा काम आप करोगे। इस तरह से 2005 में मैं पहली बार MDRT बना। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे विकास अधिकारी, मेरे गुरु श्री विनोद जी ठोले, जो कि सीनियर बिजनेस एसोसिएट है, और मेरे टीम के मेंबर्स, इनके बदौलत ही मैं वो MDRT बना। मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर मेरी जो इनकम थी वो 1 करोड़ से भी अधिक थी। तो एक समय ऐसा था कि मेरे पास 15 रुपए भी नहीं थे और आज एक समय ऐसा है कि मैं ये स्टेज पे पहुंच चुका हूं। तो हम लोग जो सोचते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बड़ा सोचेंगे तो बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। चलिए मित्रों, हम अपने महत्वपूर्ण आज के मेन विषय के ऊपर जाते हैं। वैसे तो हर एक के पास अलग अलग सेलिंग पॉइंट है, सेलिंग टेक्निक्स है, हर एक का काम करने का तरीका भी अलग है। मैं आपको यहाँ कोई ज्ञान देने तो नहीं आया हूं, पर मैं एक कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, जिस कंसेप्ट का नाम मैंने रखा हुआ है ई प्रॉपर्टी। अब हम लोग सोचेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो देखी थी, सुनी भी थी, ई प्रॉपर्टी होती क्या है? मित्रों, जीवन शांति और जीवन उमंग यह पॉलिसी हमने एज अ पेंशन प्लान बोल के बेची। मैंने इसी प्लान को, जीवन उमंग प्लान को, ई प्रॉपर्टी का नाम दिया। मित्रों, जैसे हम लोग देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक के पास होती है। हर व्यक्ति फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसके हाथ से आज बड़ी अमाउंट निकल जाती है और उसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। आप कोई फिजिकल प्रॉपर्टी रेंट पे लगाते हो तो उसकी जो इनकम होती है वो भी टैक्सेबल होती है। इसके बाद आपके प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिटिगेशन। लिटिगेशन अगर प्रॉपर्टी में आ गया तो व्यक्ति बहुत पछतावा करता है। तो मित्रों, हम लोग देखना चाहते हैं, समझते भी है कि पिछले 6-7 सालों से प्रॉपर्टी मार्केट काफी डाउन चल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ई प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लाया। मैंने इसको बैंक एफडी से भी कंपेयर किया और ये कंसेप्ट लाया लिक्विड एस्टेट क्रिएशन बाय द वे ऑफ इंश्योरेंस। ये सारा कंसेप्ट मैंने एक पेपर के ऊपर लिखा, दोनों की कंपैरिजन की कि ई प्रॉपर्टी है क्या और फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें क्या क्या सॉल्यूशंस है। और इसके साथ मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें सोवरेन गारंटी दी हुई है LIC को, और इसके साथ DICGC का जो सर्कुलर है
जिसमें लिखा हुआ है कि आपने बैंक में 1 करोड़ की भी एफडी रखी हुई है तो आपके 1 ही लाख रुपए जिंदा है, जो कि अभी 5 लाख के ऊपर पहुंचे। उसका वो पेपर और हमारा जीवन उमंग प्लान का प्रेजेंटेशन, ये सारा मैंने स्पाइरल करके इसको 250 GSM ग्लॉसी ऑफ वाइट पेपर के ऊपर कलर प्रिंट करवाया और इसको बहुत बढ़िया एनवलप में पैक करके इसको कुरियर किया। कुरियर करते वक्त एक चीज का काफी बारीक तरह से मैंने ध्यान रखा था कि ये कुरियर मेरा कोई भी अकाउंटेंट, CFO या किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, ये डायरेक्ट जिसको मुझे भेजना है उसी को मिलना चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर लिखा काइंडली अटेंशन टू सो एंड सो, तो वो इन्वॉल्व उन्हीं को मिला। मित्रों, जैसे वो कुरियर उनको मिलता है 2-3 बार, तो मैं उनको मेल भी किया। फिजिकल कॉपी तो मिल गई, सॉफ्ट कॉपी भी मैंने उनको भेज दी। और सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद मेरे यहाँ से लेडी असिस्टेंट ने वो व्यक्ति को फोन किया, सर प्रशांत सर ने आपको एक कुरियर किया है और आपको मेल भी किया है, क्या आपको वो कुरियर मिल गया है? तो काफी लोगों ने कहा हाँ मिल गया है, मेल भी मिला है और कुरियर भी मिला है। पर काफी चीज हमने समझने की कोशिश की, पर थोड़ा ध्यान में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्टली ई प्रॉपर्टी है क्या, ये सारी चीज समझनी थी। मेरे लेडी असिस्टेंट ने कहा सर इसी के लिए मैंने आपको फोन किया है, प्रशांत सर आपसे मिलना चाहते हैं और आपके अपॉइंटमेंट चाहिए। तो सर क्या आपका उचित समय मिल पाएगा? हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से अपना टाइम दिया। उनको 1-to-1 में मिला, डिस्कशन हुए, कंपैरिजन बताई। और मित्रों, मैंने सिर्फ जीवन उमंग पॉलिसी में 104 पॉलिसी सेल की और 2 करोड़ 90 लाख रुपए मेरा उस प्लान में आया। मित्रों, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी खुद बिलीव नहीं करता था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे यही बताना है कि जो हम लोग सोचते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। हमने सोचा कुछ अलग कंसेप्ट से काम करें, मैंने वो किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह कुछ अलग करें। मैंने इसी को नाम दिया था ई प्रॉपर्टी, लिक्विड एस्टेट क्रिएशन बाय द वे ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। महज उधार के 15 रुपए से सालाना 1 करोड़ आमदनी की जर्नी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन तो देती है, साथ ही प्रशांत जी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने जिस स्ट्रेटजी के साथ आपको ग्रो किया वो भी एक अच्छे टीम लीडर का एग्जाम्पल देती है। प्रशांत जी, आपका ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट लिक्विड एस्टेट क्रिएशन बाय द वे ऑफ इंश्योरेंस सेलिंग का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और मुझे पूरा यकीन है कि ये तरीका बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट के बहुत काम आएगा। प्रशांत जी, आपकी लाइफ जर्नी और आपके इस कॉन्सेप्ट को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ये पहला कदम होगा। दोस्तों, BITV 91.2 के अलावा महीने में 2 बार अल्टरनेट संडे सुबह 11 से 3:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव मेगा शो लेकर आता है। एक छोटी सी झलक मैं आपको हमारे आने वाले ऑनलाइन लाइव मेगा शो की देना चाहता हूं, जो कि 31 मई 2020 रविवार के दिन आने वाला है। और वो झलक ये रही आपके सामने। मैं दादा साहब शेवाणी आपके सामने आ रहा हूँ ये वीडियो के थ्रू BITV माध्यम से। हमारा अगला मेगा शो 31 मई 2020 रविवार के दिन होने वाला है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। In order to live a beautiful life which God has given to us, फाइनेंशियल प्रोफेशनल ने गणेश जी के रूप को समझ लिया तो संभवतः वो मार्केटिंग का बादशाह हो सकता है।
एक कस्टमर को आप ऐसे 7 लेवल्स पे आप लेके जा सकते हो, जिसको हम कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी लैडर। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक है तो आप एक समय में कई काम कर सकते हैं। करीबन 100 लोगों से बात करके उनका इंटरव्यू लेके मैंने आपके सामने आ रहा हूँ। जब सुबह मैं मार्केट जा रहा था, मेरे सामने एक अंडा वाला था। एक गाड़ी आ गई और उसके सारे अंडे को टकराई और अंडे नीचे गिर गए। दोस्तों, उनके इन एक्सपीरियंस को, उनके इस नॉलेज को, उनके इस ज्ञान को इस बार हम और भी अच्छी तरह और भी सुंदर तरीके से आपके सामने पेश करने वाले हैं। मार्केटिंग मंत्रा थ्रू गणेशा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। चलो दोस्तों, जल्दी इस बारे में बात करेंगे। मैं आपके सामने आ रहा हूँ 31 मई को, तो दिल थाम के बैठिए। मैं आ रहा हूँ आपके बीच। तो क्या आप तैयार हो? तो जरूर देखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं 31 मई 2020 रविवार के दिन। .2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। दोस्तों, आज के दौर में, आज का दौर यानी कि कोरोना का दौर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना और उसकी जानकारी डिटेल में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब आने वाले हैं हमारे अगले स्पीकर, जो कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। इनका नाम मिस्टर अनंत जैन है, जो कि एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और रांची से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को ऑपरेट करते हैं। तो मिस्टर अनंत जैन, आपका 91.2 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले BITV का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हम लोगों के लिए, जहां हम हर घंटे अलग अलग चीजों के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा। और बहुत बहुत धन्यवाद BITV कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आज हम सबके साथ बैठ के ये शेयर करने का, अपने मैटर को शेयर करने का। दोस्तों, आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है। क्यों? क्योंकि हम कोविड-19 के साथ चल रहे हैं, कोरोना वायरस के साथ चल रहे हैं। जी हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अब एसेंशियल सर्विसेज में आ गया है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। आइए जानते हैं हम लोग कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज किया जाए। क्या होता है ये हेल्थ इंश्योरेंस, क्या क्या कवर्स होते हैं उसके अंदर, क्या वेटिंग पीरियड होता है, क्या एक्सक्लूजन होता है, क्लेम कैसे लेते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस में। जी हाँ, मेरे इन सभी सवालों के अंदर में ये जो भी पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं, इन सब के साथ में ये जरूर रहेगा कि कोरोना वायरस के साथ हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे अटैच्ड है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस एक बेहतरीन टूल है जिससे हम पैसे बचा सकते हैं। दो तरीके से पैसे बचते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। पहला कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं और अगर कभी भी हमारे अपने परिवार में किसी को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में पैसे हमें नहीं देना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देती है। और दूसरा, हम जिस साल हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उस साल से हर साल 80D के अंदर हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मनी सेविंग टूल। अब हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदा कैसे जाए? हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या होती है ये बातें? सबसे पहला कि जो भी कंपनी को आप ऑप्ट कर रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमें ऑनलाइन मिल जाएगा, IRDA के साइट पे मिल जाएगा, कंपनी के वेबसाइट में मिल जाएगा। ध्यान रहे 90% से ऊपर होना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो। दूसरी बात, जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग लेने का सोच रहे हैं तो अपने शहर को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि हमारे शहर के नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट कितना बड़ा है। सबसे पहली चीज है कि उस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस का नेटवर्क, हॉस्पिटल्स का नेटवर्क कितना बड़ा है। जितना बड़ा नेटवर्क हो उतना प्रेफरेबल वो कंपनी हो जाता है। और उसके बाद अपने शहर, अपनी लोकेलिटी के अंदर भी कितने हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं,
कहां कहां हम लोगों को कैशलेस में बेनिफिट मिल सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम सम अश्योर्ड ले रहे हैं उसका प्रीमियम हमें कितना देना पड़ रहा है, क्योंकि जो सम अश्योर्ड हम ले रहे हैं उसका कम से कम प्रीमियम होना चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं है कि प्रीमियम कम हो गया तो प्लान अच्छा हो गया। कंपैरिजन तब आ जाता है जब प्रीमियम कम हो, फीचर्स सारे के सारे हैं। हमें फीचर्स और बेनिफिट पे भी पूरा ध्यान देना है। हमें जानना है कि उसके अंदर में सम अश्योर्ड ऑटो रिस्टोर होता है या नहीं होता, हमें वो पॉलिसी क्या क्या अलग से बेनिफिट्स दे रही होती है, मैटरनिटी का बेनिफिट है या नहीं है, एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट है या नहीं है, बैरियाट्रिक सर्जरी का बेनिफिट है या नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली एक्सक्लूजन्स में रहती है। हमें देखना है कि ये फीचर्स हटाने के बाद में कंपनी प्रीमियम कम तो नहीं कर रही, तो सम अश्योर्ड और प्रीमियम का कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है। उसके अलावा और भी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। इसमें जानना पड़ता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का जो कवर है वो कब से देगी कंपनी, जिसे हम लोग आमूमन भाषा में बोलते हैं वेटिंग पीरियड। हर पॉलिसी का अपना अलग वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड होता है, सबसे पहला वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, जिसके अंदर कंपनीज सिर्फ 30 डेज के तक एक्सीडेंट्स को कवर करती है। उसके बाद आता है 2 साल का वेटिंग पीरियड, 1 साल या 2 साल का वेटिंग पीरियड। क्या है ये 1 साल या 2 साल का वेटिंग पीरियड? बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम लोग टाल सकते हैं, तो इंडिया में उनको किसी भी कंपनी ने कवर नहीं दे रखा है। IRDA ने उनको हटा रखा है, वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है कि इनको हम पहले 1 साल तक या 2 साल तक कवर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन बीमारियों के डायग्नोज होने के 3 महीने 6 महीने बाद तक आप उसको खींच सकते हैं। Those diseases that can be procrastinated are in the waiting list for 1 year or 2 year. इसको 1 year 2 year exclusion list बोलते हैं। एक होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, जो आपके शरीर में पहले से है, सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, कोई ट्रीटमेंट हुआ हो, या आप दवाइयां ले रहे हो रेगुलर। इंडिया में नॉर्मली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब कॉमन डिजीजेस हैं, तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनको बोल सकते हैं, तो इनको हमें प्री एग्जिस्टिंग में डालना होता है। कुछ कंपनीज 3 साल 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड बोलती है, तो कुछ कंपनी 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड बोलती है। ये होता है वेटिंग पीरियड। ये जानना हम लोगों को जरूरी होता है कि हम लोगों का कौन सा स्कीम के अंदर में कितना वेटिंग पीरियड है। दोस्तों, कोरोना से अगर हम लोग रिलेटेड बात करें, तो अगर आपके पास पुरानी पॉलिसी है, किसी भी कंपनी की हो, तो कोरोना वायरस इज कवर्ड अंडर ऑल योर पॉलिसीज। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि किसी भी कंपनी के अंदर में कोरोना वायरस कवर्ड है, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स कवर्ड है। क्यों? क्योंकि ऑल दी डिजीजेस दैट हैपन फ्रॉम वायरस आर कवर्ड, एंड कोरोना वायरस भी एक वायरस है, इसीलिए वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड है। बट अगर जो लोग नया पॉलिसी ले रहे हैं, उनको 30 डेज का वेटिंग पीरियड क्रॉस करना पड़ेगा। इस 30 डेज के अंदर आपको सतर्कता मेंटेन करना है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि इस समय में आपका टेस्ट पॉजिटिव ना आए, क्योंकि वेटिंग पीरियड के अंदर अगर कोई चीज डायग्नोज होता है तो वो कवर्ड नहीं होगा। जी हाँ, क्लेम इंपॉर्टेंट है। जानना कैसे करते हैं क्लेम हम लोग। क्लेम करने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क हॉस्पिटल हमारा कितना बड़ा लिस्ट है, उस हिसाब से हम चूज कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल्स को। जिस हॉस्पिटल में कैशलेस की बेनिफिट हम लोगों को मिल रही है, पहला ऑप्शन हमेशा उसी को रखना चाहिए कि वहां जाकर आप ट्रीटमेंट कराएं। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं लगे। जो हॉस्पिटल्स में कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज करें आप, कि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है, घर वाले जहां लेकर चले गए वहां जाके ट्रीटमेंट करवा लिया हम लोगों ने। कैशलेस में क्या होता है, अगर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है तो आप एक दिन पहले जाके टीपीए में जाके अपने पेपर्स को सबमिट कर दें, आपका अप्रूवल आ जाएगा। प्री अप्रूवल जो जिसको बोलते हैं प्री ऑथराइजेशन, वो आ जाता है। और अगर अनप्लान्ड है, अचानक से रात को 3 बजे उठ के हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो उस केस में आराम से आप ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि हॉस्पिटल में ही है तो किसी भी घर वाले सदस्य, घर में जो भी सदस्य हैं हॉस्पिटल में आपके साथ, उन्हें कह दीजिए टीपीए में जाके अपना इंश्योरेंस को, क्लेम को रजिस्टर कर दें।
एक बार क्लेम रजिस्टर हो गया तो जब तक आप सेटल करेंगे अपने ट्रीटमेंट के साथ तब तक आपका बिल्स भी सेटल हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बहुत सारी चीजें क्लेम्स के अंदर में कवर्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें क्लेम्स के अंदर में कवर्ड नहीं होती हैं। क्या क्या पेएबल होता है, क्या क्या नॉन पेएबल होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोरोना से भी रिलेटेड है ये। आपको जानना चाहिए कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कम से कम 24 घंटा का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है क्लेम लेने के लिए। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपना ट्रीटमेंट जो करा रहे हैं, रूम रेंट क्या है। नॉर्मली किसी भी पॉलिसी के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम अलाउड होता है। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपकी पॉलिसी के अंदर में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम अलाउड है या नहीं है। छोटी पॉलिसीज में अमूमन देखा गया है कि ये सम अश्योर्ड के साथ में से 3 लाख की पॉलिसी है तो या वो 3,000 या 5,000 का रूम रेंट पे कैपिंग लगा देते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम इज अ गुड क्राइटेरिया। आपका रूम रेंट, ओटी चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, ट्रीटमेंट सर्जरी चार्जेस या इस टाइप के जितने भी चार्जेस हैं ये सभी के सभी पेएबल होते हैं। और अब क्या पेएबल नहीं होता? कंज्यूमेबल्स आर नॉन पेएबल। आज के डेट में कोरोना से रिलेटेड जो क्लेम्स आ रहे हैं उसमें देखा गया है, पहले भी ऐसा होता था बट पहले लोग ध्यान नहीं देते थे, अभी उसका क्वांटिटी बढ़ गया है इसलिए ध्यान देना पड़ रहा है। ग्लव्स, पीपीई किट्स, टॉयलेटरीज, ईटेबल्स, इसके अलावा जो मास्क होता है डॉक्टर्स जो पहनते हैं, ये सारे नॉन पेएबल्स में आते हैं। इस पे पहले क्या होता था कि नॉन पेएबल का अमाउंट बहुत छोटा होता था, बट कोरोना के केस में अभी नॉन पेएबल का जो अमाउंट है वो काफी बड़ा होने लग गया है। तो दोस्तों ये बात आपने को जानना जरूरी है कि क्लेम लेते समय ये बिल में जरूर से चेक करा लें हम लोग। इसके अलावा और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप अपने हेल्थ एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते। बहुत ही लॉजिकल बोला आनंद जी आपने कि कोरोना के इस दौर में अब रोटी, कपड़ा और मकान के साथ हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने एक आम आदमी के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ज्ञान को बढ़ाकर कोरोना के इस दौर में बहुत ही नेक काम किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ये पहला कदम होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि BITV का प्लेटफॉर्म अब बढ़ रहा है। यकीन मानिए, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक बहुत सारे लोग BITV के साथ जुड़ रहे हैं। क्या आप भी एज ए स्पीकर BITV के साथ जुड़ना चाहते हैं? BITV के साथ एज ए स्पीकर जुड़ने के लिए आपको एक कामयाब प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल प्लानर होना जरूरी है। कामयाब प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल प्लानर की हमारी डेफिनेशन ये है कि एज ए फुल टाइम प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल प्लानर आपका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का होना चाहिए, आपका एक ऑफिस होना चाहिए और कम से कम 3 स्टाफ होने चाहिए और आपकी मंथली इनकम 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो हमें 9930301257 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बताइए कि हमारे इन सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट पर आप BITV के प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहते हैं। आप मेहनत कीजिए, अच्छे कंटेंट बनाइए, पूरे देश में आपको विजिबिलिटी देने की गारंटी BITV की है। 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। दोस्तों, लॉकडाउन के इस दौर में आपको हर कोई मोटिवेट कर रहा है, लेकिन सच बोलना कि वाकई में आपका डर 100% खत्म हो गया है? नहीं ना। कुछ तो थोड़ा बहुत डर तो आपके मन में होगा। उसी डर को दूर करने के लिए, आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करने के लिए अब आने वाले हैं हमारे अगले स्पीकर मिस्टर महेंद्र कामत। मिस्टर महेंद्र एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को नागपुर से ऑपरेट करते हैं। महेंद्र जी, 91.2 में आपका
बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कामत नागपुर से हूँ। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ललित अंबानी सर हैं। LIC में मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर और COT मेंबर हूँ। आप सभी का BITV के इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे पास 10 मिनट का वक्त है और मैं चाहूँगा कि इस 10 मिनट में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करूँ जो आपकी लाइफ में काम आए। फ्रेंड्स, आप लोग ये तो मानेंगे कि अब कोरोना यहाँ 2 महीने से हमारे देश में आ चुका है और इट इज हियर टू स्टे। अब हमारी जो लाइफ है, हमारा जो बिजनेस है, जो हम पहले तरीके से जिस तरीके से करते थे, शायद अब उस तरीके से नहीं होगा। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शन है? फ्रेंड्स, हम सबके पास इस सिचुएशन में 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है कि हम फ्रीज हो जाएं। फ्रीज हो जाने का मतलब कि हमें कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या अभी ही होना था क्या, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अभी क्लाइंट से मिलने नहीं जा पा रहा हूं, स्टाफ नहीं आ पा रहा है, तो काम कैसे होगा। मैं दिन भर बैठा रहता हूं, सिर्फ व्हाट्सएप देखते रहता हूं, उसी में जो नेगेटिव चीजें आती है उसी को फॉरवर्ड करते रहता हूं, टाइम पास करते रहता हूं, टीवी देखता हूं, या तो कुछ इसी तरह की चीजें करते रहता हूं, दिन निकाल रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है कि क्या करना है। इस मेंटल सिचुएशन को बोलते हैं फ्रीज हो जाना। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्रीज हो जाएं, कि आपको मालूम ही नहीं कि क्या होना है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप फंबल करें यानी कुछ दिन के बाद कि भैया आप ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ वेबिनार कर लेते हैं, कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं, कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से बातें कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ फोकस नहीं है कि हमें करना क्या है। अभी भी हम डाउट में हैं कि होगा क्या, मालूम नहीं, कब ये खुलेगा, तब क्या करेंगे। तो ये फंबलिंग है। और तीसरा F है जो हमारे पास ऑप्शन है कि हम फाइट करें। फाइट करने का मतलब है कि ये सिचुएशन है जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। तो अब मैं इस सिचुएशन में क्या बेटर कर सकता हूं, किस तरीके से अच्छे से काम कर सकता हूं, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता हूं, ये टाइम को मैं कैसे सेव कर सकता हूं, सिस्टम ऐसे कैसे बना सकता हूं कि ज्यादातर मैं काम आइदर घर से या ऑफिस से कर पाऊं, कि ज्यादा मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो। किस टाइप की इस पीरियड में अगर मैं लर्निंग भी करता हूं तो ऐसे कौन से क्रिटिकल स्किल हैं जो मेरे बिजनेस में काम आ सकते हैं, जिसको मैं सीख सकता हूं। और लॉकडाउन होने के बाद की सिचुएशन में मैं अपने बिजनेस को या मेरे ऑफिस को किस तरीके से चला सकता हूं। तो ये 3 सिचुएशन आपके सामने है, 3 ऑप्शन है आपके सामने कि आइदर आप फ्रीज हो जाएं, आप फंबल करें, या तो फाइट करें। अब इसमें क्या होगा? फ्रीज करने का मतलब है कि आपको कुछ नहीं समझ रहा, आप रास्ते के बीच में बैठे। हमारे यहाँ आजू बाजू में जंगल बहुत है, तो एक बार मैं पेंच के जंगल में जा रहा था, तो रास्ते में कुछ रैबिट्स मरे हुए दिखे। तो मेरा एक दोस्त था जो फ्रिक्वेंटली जंगल जाता रहता था जंगली जानवरों को देखने के हिसाब से। तो मैंने उसको पूछा कि ये रैबिट्स कैसे मर गए? तो बोले गाड़ी ने कुचल दिया। तो मैं बोला रैबिट तो बड़े फास्ट होते हैं, वो तो गाड़ी से पहले निकल सकते हैं। हाँ, बोले निकल सकते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरे में गाड़ी की लाइट पड़ती है तो उनको समझ में नहीं आता क्या करना, वो फ्रीज हो जाते हैं। अगर वो इस साइड निकल जाते या उस साइड निकल जाते, कहीं भी निकल जाते तो बच जाते थे, लेकिन वो उसी जगह पे खड़े रह जाते, इसलिए गाड़ी उनको कुचल के निकल जाती है। तो अगर हम दोस्तों फ्रीज हो गए तो ये वक्त हमें कुचल के निकल जाएगा। फंबल अगर हम कर रहे हैं तो हम सरवाइव करेंगे, लेकिन जो पहले जितना काम करते थे उससे कम हमारी इनकम रहेगी, कम काम रहेगा। और अगर हमारे अंदर का फाइटर जाग जाएगा तो हम इस सिचुएशन में भी थ्राइव करेंगे और कम समय में ज्यादा बिजनेस करेंगे। ये चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉजिटिव बने, फाइटर बने, और ये सिचुएशन में बेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने मैन पावर के हिसाब से,
अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से इस पे ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन फिर आई या बनी रही तो भी आप एक विनर रहेंगे। चॉइस आपकी है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमें समझना पड़ेगा कि ये महायुद्ध है, इसमें हमारा रोल क्या है। हम सब लोग अभी महाभारत आ रही है तो महाभारत देख रहे हैं। हमारे सब जो क्लाइंट हैं वो भी आज के वक्त में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपने सोचना है कि आपका रोल क्या है उसमें। दोस्तों, हमारा रोल उसमें हमारे क्लाइंट के लिए सारथी का है। तो ये सारथी आप किस वक्त तरीके के बनना चाहते हैं? आप शल्य बनना चाहते हैं या कृष्ण बनना चाहते हैं? ये चॉइस हमारी है। अगर हम शल्य हैं तो हम भी क्लाइंट के साथ बैठेंगे, जब क्लाइंट से बात करेंगे तो क्लाइंट जिस तरीके से परेशान है हम उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे और उसको पैनिकी बनाएंगे कि अरे सिचुएशन तो बहुत खराब है, आपकी तो वाट लग गई, अब आगे कैसे होगा। तो इस टाइप से उसका जो डर है, उसके अंदर जो कंफ्यूजन है, उसको बढ़ाएंगे। और अगर आप कृष्ण हैं तो उसको प्रॉपरली गाइड करेंगे, उसको समझाएंगे। अगर वो आपसे सवाल करता है कि इस वक्त में मैं प्रीमियम स्टॉप करूं क्या, पॉलिसी सरेंडर करूं क्या, इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप कृष्ण होंगे तो आप उसको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि नहीं भाई, ये सिचुएशन है लेकिन आप इससे बड़े हो, आप इस सिचुएशन को लड़ सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आपने ये बिजनेस या ये काम बहुत स्क्रैच से शुरू किया था और आज आपने तमाम बाधाओं के बाद भी आप यहां तक पहुंच गए हैं। तो यानी आपके अंदर फाइटर है। तो आप ये कोरोना की सिचुएशन में से भी अच्छी तरीके से बाहर आ सकते हो। और अगर वो कंफ्यूज ज्यादा है तो पूरा अपना जो गीता का ज्ञान है, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हो, उनको अपने अच्छे नेटवर्क में कनेक्ट करा सकते हो ताकि उनका बिजनेस कम से कम सफर हो और वो एक नई तरीके से, एक उमंग के साथ अपना काम आगे कर सके, न कि वो डिप्रेस हो जाए, उनके साथ हम भी डिप्रेस हो जाए। तो ये समझने की बात है कि हमारे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आज तक जो सक्सेस पाई है वो अपने टैलेंट की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने पैशन की वजह से पाई है। तो उनके अंदर वो बेसिक क्वालिटीज है जो उन्हें विनर बनाती है। अब ये हमारे अंदर का एडवाइजर है कि वो उनको या तो कर्ण बना सकता है या तो अर्जुन बना सकता है। तो हमारी चॉइस है कि हम हमारे क्लाइंट को अर्जुन बनाएं। इस तरीके की जो सिचुएशन आई है उसमें से उनको हौसला दे, उनके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड का काम करें। न सिर्फ फाइनेंशियल मैटर में, बाकी लाइफ के मैटर में भी अगर हमारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं तो हमने उनके साथ शेयर करना चाहिए। उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर कोई अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अच्छी बुक्स है, तो वो उनको मेंशन करना चाहिए, उसमें उनको एनरोल करना चाहिए ताकि वो भी अपनी परेशानियों को नए तरीके से देखें, उसमें से प्रॉब्लम देखने की जगह सॉल्यूशन देखें, उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं और उसमें से कैसे थ्राइव कर सकते हैं, ये सब चीजें वो भी समझे। तो फिर अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो न सिर्फ हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे बल्कि उनके एक अच्छे मित्र बनेंगे, एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड रहेंगे ताकि हमेशा आने वाले वक्त में भी वो हमें साथ रखे, हमें अपना एक मित्र समझे, एडवाइजर से भी ज्यादा एक मित्र समझे, एक फैमिली मेंबर समझे और वो भी आगे बढ़े और उनके साथ हम भी आगे बढ़े और इस तरीके से अपने देश को हम आगे बढ़ा सकें। तो इन दो चीजों को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो फ्रेंड्स, अभी वक्त नहीं है डिप्रेस होने का या सेल्फ डाउट करने का या डाउट क्रिएट करने का। अभी वक्त है कि हम सही में एक एडवाइजर की रोल निभाएं और हम खुद भी इस डाउट से बाहर निकलें और हमारे जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको भी हम सपोर्ट करें, उनको भी अच्छी तरीके से गाइड करें ताकि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके और
हम सब मिलके अपने इस भारत देश को इस मुसीबत से बाहर निकालें। सिर्फ यही नहीं, जितने भी इस टाइप की मुसीबत आए हम सक्षम रहें कि हम उसको फाइट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने मुझे वक्त दिया और उम्मीद करता हूं कि ये आपके कुछ काम आएगा। थैंक यू। महेंद्र जी, क्या बात बोली है आपने कि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने कस्टमर को कर्ण बना सकते हैं या फिर अर्जुन। ये हम पर डिपेंड करता है कि इस कोरोना काल के महायुद्ध में हमारा रोल शल्य का है या फिर कृष्ण का। महेंद्र जी, बहुत बढ़िया विचार दिए आपने। कोरोना के इस दौर में हमें किन ऑप्शंस को चूज करना चाहिए? फ्रीज हो जाना चाहिए, फंबल होना चाहिए या फिर फाइट करके अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए? आपकी ये बातें आपकी रैबिट की स्टोरी से बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाती हैं। महेंद्र जी, वाकई में आप हमें मोटिवेट करने में कामयाब हुए, इसलिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। BITV 91.2 को देखते रहिए और हफ्ते में 3 बार मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 8 से 9 बजे तक अलग अलग विषयों पर अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। BITV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपको BITV के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। BITV का आपकी सिटी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप तुरंत ही 9870235951 पर अपना नाम, अपनी सिटी और फाइनेंशियल एडवाइजर लिखकर भेज दीजिए। हम आपको आपके सिटी की व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज देंगे ताकि उस लिंक के द्वारा आप BITV के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकें। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भले ही आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो या ना हो, हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और 91.2 आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी करें। 91.2 सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।